हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें हमारी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि यूनिट 5 का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। बाकी आज पार्ट 2 में जितने भी हमारे पेंडिंग टॉपिक्स होंगे उनको भी हम कवर कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 5 के साथ। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 5 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मस्ट है उसको देखिए जाके, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी यूनिट एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पूरा कवर कर लिया है। रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के बारे में हमारा कवर हो चुका है। तो आज पार्ट 2 में हम जो जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स को, चलिए वो देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट। अब ये जो हमारे दोनों टॉपिक्स हैं ये हमारे कम से कम 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। बाकी फिर हमारा आ जाता है रेडियो आइसोटोप्स एंड स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एंड सोडियम आयोडाइड, स्टोरेज, कंडीशन, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग में पूछा जा सकता है। बाकी हमारे 7 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। और आज का पार्ट 2 भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट 1 की ही तरह। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और सारे के सारे टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग फ्रीली सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों ने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट है, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी लिंक मेंशन्ड है। बाकी इस सब्जेक्ट के एंड अनदर 3 सब्जेक्ट जो हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में चारों सब्जेक्ट के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है डीके कांस्टेंट। तो जैसे कि ये हमारा शॉर्ट टॉपिक है, ये हमारा बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसका जो फॉर्मूला वगैरह है। ठीक है, अब डीके का मतलब क्या होता है? डीके का मतलब होता है जैसे कि एमिशन ऑफ रेडिएशन, कितने अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर यूनिट टाइम दिया जाता है कि उतने टाइम में हमारी कितनी एमिशन हो रही है रेडिएशन की, तो उसी को यहाँ पे हम डीके कांस्टेंट कह देते हैं। डीके का मतलब होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर डीके का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो हमारे 1 सेकेंड में कितनी रेडिएशन को एमिट कर रहा है, वही हमारा यहाँ पे डीके कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे डीके कांस्टेंट में एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे पर यूनिट टाइम दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई यूनिट फिक्स नहीं है। अब आप चाहो तो उसका एज अ सेकेंड ले सकते हो या फिर एज अ मिनट ले सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो पर यूनिट टाइम है वो यहाँ पे डीके कांस्टेंट में फिक्स नहीं होता है। पर मेनली यहाँ पे इसको हम 1 सेकेंड के अंदर ही लेते हैं कि मतलब 1 सेकेंड में कितने अमाउंट ऑफ रेडिएशन यहाँ पे एमिट हुई है, हमें कितने अमाउंट ऑफ रेज यहाँ पे एमिट हुई है। तो जितनी भी मतलब कि 1 सेकेंड में जितनी भी रेज हमारी एमिट हुई होती हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन और रेज पर यूनिट टाइम। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डी कैपिटल एन अपॉन डी टी अपॉन एन। डिसइंटीग्रेशन फॉर्म में अगर इसी को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन ओ अपॉन एन। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लैम्डा है ये हमारा रेडियो एक्टिव डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, एन यहाँ पे क्वांटिटी कहलाती है और टी यहाँ पे टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डीके कांस्टेंट के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए और इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सेकेंड टॉपिक छोटा सा और आ जाता है इसी के तरीके का, जो कि हमारा 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है यहाँ पे हमारी हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ, मान लो कोई भी हमारा एलिमेंट है जो कि हमारा एक रेडियो एक्टिव है। तो जैसे कि मान लो कोई भी हमारा यहाँ पे एलिमेंट है, यानी कि मान लो जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन के पास यहाँ पे मान लो इसकी जो क्वांटिटी है ये हमारी 14 है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, -2, यानी कि 2 यहाँ पे निकालना है।
जैसे इसमें इसको दो रे यहाँ पे दो रेस को यहाँ पे एमिट करनी है, लेकिन ये जो कार्बन है वो एक को कितने टाइम में एमिट कर रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कह देते हैं कि वो अपनी हाफ लाइफ को कितनी देर में निकाल देता है, मतलब ये एमिट कर देता है। एक मतलब कि एक रेडिएशन को यहाँ पे कितनी देर में एमिट करता है, तो एक मतलब कि हाफ, क्योंकि यहाँ पे दो निकालने हैं तो दो पूरा होगा एक, ठीक है। और यहाँ पे जो एक होगा इसका, जैसे एक रेडिएशन यहाँ पे अगर इसको निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको वो कितनी देर में एमिट कर रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम हाफ लाइफ कह देते हैं, मतलब कि कितने टाइम ऑफ पीरियड में कर रहा है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ टाइम पीरियड इन विच अ सब्सटेंस और रेडियो न्यूक्लाइड इज रिड्यूस बाई 50% और हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। जो यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है इसको हम यहाँ पे रेडियो न्यूक्लाइड भी बोल देते हैं। यही जो हमारा रेडियो न्यूक्लाइड जो होता है, जब ये अपने 50% ऑफ को रिड्यूस कर देता है, यानी कि 50% को निकाल देता है, तो उस टाइम को, मतलब जितने टाइम में वो जितने टाइम में वो निकालता है उन रेडिएशंस को, तो उसी को यहाँ पे हम हाफ लाइफ बोल देते हैं। अब हाफ लाइफ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, हाफ लाइफ का। तो ये हमारा इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा हाफ, मतलब कि इसका जब हाफ लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है, मतलब कि जो T1/2 यानी कि ये T हाफ है ना हमारा, तो उसी चीज़ को यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा गया है। बाकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आयोडीन का इसकी 8 दिन होती है। पोलोनियम की यहाँ पे 10⁻⁻7 सेकेंड्स में होती है। यूरेनियम की होती है 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ ईयर्स में होती है, ठीक है। बाकी इस लैम्डा को यहाँ पे हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा आप लोग को मतलब इतना नहीं डिफिकल्ट है, बस आप लोग इसका फॉर्मूला वगैरह याद कर लेंगे तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स के बारे में आप लोग को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जैसे कि रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्टोरेज, कंडीशन एंड प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इनको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग को पढ़ना होगा। तो रेडियो आइसोटोप्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो ये जो हमारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं एक तरीके के हमारे एटम्स होते हैं या फिर हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा अनस्टेबल होता है, ठीक है। जैसे क्योंकि हमारे अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी कि रेडिएशंस को ये हमारे एमिट करते हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ने की वजह से ही, किसी कंडीशन की वजह से इनका जो मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारे यहाँ पे बढ़ जाता है, इसीलिए हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब अनस्टेबल हो जाते हैं तो ये खुद को मतलब कि स्टेबल करने के लिए ये हमारे कुछ रेस को यहाँ पे एमिट करते हैं, जिसमें हमारे कॉम्बिनेशन में रेज निकलती हैं, जिसमें हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही रेडिएशन के रूप में निकल जाते हैं और ये हमारा जो रेडियो आइसोटोप होता है खुद को स्टेबल यहाँ पे बना लेता है। तो ये इसमें एक चीज़ ऐसी होती है कि ये मतलब इन आइसोटोप्स में ये हमारे जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों का ही अमाउंट यहाँ पे मतलब इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब ये सेम क्यों नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जैसे कार्बन है, ठीक है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 6 है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो हमारे 6 हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स होता है इसमें हमारे 6 हैं, चलो इसमें तो हमारा 6 और 6 ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है किसी भी कारण की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका न्यूट्रॉन यहाँ पे 7 आ जाते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन हमारा 8 आ जाता है। तो इन दोनों का ही जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे कम और ज़्यादा होता है। तो जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बेसिकली जिसमें हमारे जो सब्सटेंसेस उसमें हमारा सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो यहाँ पे हमारा डिफरेंट होता है। तो इनको यहाँ पे हम कह देते हैं आइसोटोप्स, जिसका जो एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास जो हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। और रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं यानी कि वो एक तरीके से हमारे रेडियो एक्टिव भी होते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे रेडिएशन की एमिशन करते हैं, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालते हैं और खुद को स्टेबल कर लेते हैं। तो ये फंडा हो जाता है यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स का। तो आई होप आप लोग इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में देख ले। तो ये हमारे दो तरीके के इसके टाइप्स हो जाते हैं। एक हो जाता है यहाँ पे हमारा स्टेबल रेडियो आइसोटोप, सेकंड हो जाता है रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप्स।
अब स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स में ये होता है कि इनके पास सब्सटेंस तो है, लेकिन ये हमारे रेडिएशन को यहाँ पे एमिट नहीं करते हैं। यानी कि हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो मतलब कि जितने भी हमारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो हर एक हमारे मतलब रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं, कुछ कुछ ही करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम कार्बन के बारे में ले लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है। अब जैसे कार्बन 12 के पास यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल कहलाएगा। कार्बन 13 के पास 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स है, तो एक तरीके से ये भी हमारा स्टेबल ही कहलाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन 14 है, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये हमारा अनस्टेबल होगा। तो ये हमारा अगर अनस्टेबल है तो खुद को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे रेडिएशन को एमिट करेगा। तो यही रीज़न होता है कि अगर जैसे कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर एक सब्सटेंस यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं होता है जो कि रेडिएशन को एमिट करे। उनको यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टेबल, जैसे कि इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे स्टेबल, ठीक है, मतलब उसके नंबर बेशक यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो H1 एंड H2, ठीक है, तो यहाँ पे H1 प्रोटियम होता है, H2 यहाँ पे ड्यूट्रियम होता है। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो यहाँ पे रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं और एक तरीके से हमारे स्टेबल भी होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब ये जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ये बेसिकली इनको नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि इनको कुछ इस तरीके का बनाया जाता है कि ये रेडिएशन को एमिट करे। इसी पूरे प्रोसेस को या फिर फिनोमेना को यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी कह देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। इसमें एग्जाम्पल वगैरह कार्बन के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड आ जाता है आयोडीन एलिमेंट। तो इसमें भी हमारे दो आइसोटोप्स आ जाते हैं, आयोडीन 127 एंड आयोडीन 131। तो इसमें जो आयोडीन 127 है, ये बेसिकली हमारा स्टेबल आइसोटोप्स है, यानी कि ये रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आयोडीन 131 है, ये हमारा अनस्टेबल है, तो ये हमारी रेडिएशन को एमिट करता है। इसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है, बात करें यहाँ पे फॉस्फोरस एलिमेंट के बारे में, तो ये इसके पास भी हमारे दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है हमारा फॉस्फोरस 31, एक होता है हमारा फॉस्फोरस 32। अब आप लोग ये जान लीजिए कि जो भी हमारा मतलब कि जो भी एलिमेंट हमारा स्टेबल है, इट मीन्स वो हमारा रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अनस्टेबल है वो रेडिएशन को यहाँ पे एमिट करेगा। तो ये कुछ फंडे अगर आप लोग को याद करना है तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आ गया एग्जाम में तो आप लोग को पता तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब जैसे कि हमारी जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनको हम बेसिकली अपने फार्मेसी एंड मेडिकल टर्म में इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इनको जब हम यूज़ कर रहे हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो इनको हमें बचा के भी तो रखना है, यानी कि इनकी हैंडलिंग, स्टोरेज वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमको यहाँ पे देखनी पड़ती है। अब ये ना बहुत ज़्यादा ही मतलब डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। अब जैसे कि इनकी जो रेज होती है, यानी कि जो रेडिएशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, यानी कि अगर हाथ पैर पे अगर गिर जाए इनकी रेज, तो ये जो हमारे सेल्स या फिर जो टिश्यू वगैरह होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनको हम काफ़ी ज़्यादा जब इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा हम संभाल के रखें, यानी कि कुछ प्रिकॉशंस भी लें, जिससे कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, जिससे कि ना ही तो ये हमारा नुकसान करे, मतलब कि हमको कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसीलिए हमको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस इसमें लेने पड़ते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है, इनकी स्टोरेज एंड हैंडलिंग के लिए, तो यही सारी चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम के पर्पज़ से बहुत बार ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स में काफ़ी बार आ जाता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इजी भी है, क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकल है, तो आप लोग इसको अगर हिंदी में समझ जाएंगे तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख के भी आ सकते हैं। तो चलिए अब इसके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब पढ़ें तो ग्रेट केयर हैज़ टू बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड पर्सनल हैंडलिंग इट, यानी कि इसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इसमें केयर करनी होगी, बहुत ज़्यादा संभाल के इसको रखना होगा, जिससे कि हमारे जो मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और जो पर्सनल हैंडलिंग, यानी कि जो लोग, पर्सनल मतलब होता है जो लोग उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, जो भी लोग उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे सेफ रख सकें, मतलब कि प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए काफ़ी सावधानी से इनको स्टोरेज किया जाता है। तो अब यहाँ पे पहला आ जाता है, वन शुड नॉट टच रेडियो एक्टिव एमीटर, यानी कि आपको हाथों से तो इसको कभी भी नहीं टच करना है।
वरना अगर आप हाथ से इसको टच करेंगे तो हाथ वगैरह गल सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर जब भी इसका यूज़ करें तो इसको बहुत ही मतलब सावधानी से हैंडल करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह है, उसको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल फॉर्म में पकड़ेंगे, मतलब मजबूती से पकड़ के रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उनको मतलब कि जब भी उनका यूज़ करें या फिर उनको उठाएं ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रबड़ ग्लव्स का यूज़ करें। इस तरीके से उनको हैंडल किया जा सकता है। कोई भी काम करना है, हैंडलिंग करनी है, तो आप लोग प्रॉपर ग्लव्स में रहिए। उसके अलावा जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो किसी भी जगह को, ये मतलब कि वर्किंग प्लेस या फिर वर्किंग एरिया को कंटामिनेट ना करें। जैसे कि केयरफुली नहीं रखा, उसको कहीं भी टेबल पर इधर उधर रख दिया, इंस्ट्रूमेंट में ना रख के बाद में अगर वो कहीं भी उसका मतलब कि कोई थोड़ा सा मटेरियल अगर उसका जैसे टेबल वगैरह पे रह जाता है, तो अगर आप वहाँ पे टच करेंगे या फिर आपका हाथ जाएगा तो फिर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मतलब कि जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन ना हो। उसके अलावा यहाँ पे स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी वगैरह में नहीं करनी, या फिर उस सब्सटेंस या फिर मटेरियल के पास, रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास नहीं करना है उसको हैंडलिंग करते समय। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं, मतलब कि प्रिकॉशंस वगैरह हैं, तो इसको आप लोग खुद से बना के लिख के आ सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप लोग जो भी क्लॉथिंग वगैरह पहन रहे हैं, जो भी क्लॉथ्स वहाँ पे पहनेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटेक्टिव होने चाहिए, और जो मतलब डिवाइस वगैरह वो पूरी मतलब सील होनी चाहिए। जो डिवाइस वगैरह है पूरी शील्डिंग मतलब अच्छी से होनी चाहिए, पूरी मतलब एकदम सील्ड पैक्ड होनी चाहिए। मतलब कि जब भी इसको हैंडल करेंगे इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को, तो उस टाइम पे पूरा जो डिवाइस है एकदम सील्ड होनी चाहिए, और प्रोटेक्टिव क्लोथ्स को पहन के ही। बाकी ये जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये मतलब ऐसा सजेशन मिलता है कि इनको शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, इसका डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इनको मतलब संभाल के रखना, इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट केयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इसके प्रिकॉशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके मतलब हो जाते हैं इसके प्रिकॉशंस, इनको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके स्टोरेज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनको जब भी स्टोर करें तो इनको एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोरेज करें। अब एयर टाइट कंटेनर यानी कि जिसमें हवा भी ना जाए, यानी कि एयर टाइट है तो इसीलिए उसमें एयर भी नहीं जानी चाहिए। और ऐसी जगह पे स्टोर करें जो कि एकदम शील्डेड प्लेस हो, यानी कि एकदम जो बच्चों से दूर हो और काफ़ी ज़्यादा सील्ड पैक्ड हो, ठीक है। और हर एक कंटेनर के ऊपर सूटेबल लेबल होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर लेबलिंग वगैरह हर एक कंटेनर पे होनी चाहिए कि कौन सा मतलब मटेरियल किस में रखा हुआ है, ठीक है। बाकी सेकेंड स्टेप देखेंगे इनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। बाकी जैसे कि हमारे जो पर नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं की देखरेख में ही हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनको स्टोर करना चाहिए, मतलब उनकी मॉनिटरिंग में। इसके अलावा ये हमारे जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कंटेनर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं कहीं पे डार्क प्लेस पे रखे जाते हैं। अब डार्क प्लेस पे इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को इरिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ना कॉज कर दें। उसके अलावा अगर इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखें तो जैसे कि जो हमारे डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी यानी कि DAE ने जैसे जिस हिसाब से इसको इस्टेब्लिश किया था, उस हिसाब से इसको रेडियो आइसोटोप्स फैसिलिटी हमको हॉस्पिटल और फार्मेसी यानी कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसमें हमको रखना चाहिए, मतलब उन्हीं के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को प्रिस्क्राइब किया हो उसी हिसाब से हमको इनको रखना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है फंक्शन ऑफ आइसोटोप्स एंड रेडियो आइसोटोप्स। तो यहाँ पे हमारे दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है रिएक्टर न्यूक्लिक इरिडेशन एंड सेकंड आ जाता है यहाँ पे साइक्लोट्रॉन्स रिएक्टर्स। तो चलिए इन दोनों को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्टर न्यूक्लिक इरिडेशन में ये होता है कि मान लीजिए यूरेनियम है, ठीक है, ये हमारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसको डालना है वहाँ पे एनर्जी इस पर अप्लाई करनी है और ये क्या करता है अपने रेडिएशन को एमिट करता है। उससे हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं रेडियो एक्टिव वो हमारे बनने हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे कि हमारा कोबाल्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसने एक न्यूट्रॉन यहाँ पे मारा गया, मतलब एक न्यूट्रॉन यहाँ पे मारा गया और इसने यहाँ पे गामा रेस को यहाँ पे निकाल दिया। तो सिंपल सा है, अगर आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हैं, बहुत कम ही पूछा जाता है वैसे तो। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है सेकेंड साइक्लोट्रॉन रिएक्टर्स।
तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मतलब इनको थोड़ा-सा हमने शॉर्ट में ही बताया, अगर लॉन्ग में बताने के चक्कर में पड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी वीडियो, और ये ज़्यादा वैसे पूछा भी नहीं जाता है। अगर पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब मान लो ऐसे कोई भी हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जैसे कार्बन-13 मान लो या फिर 12 मान लो, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जब ये उसके साथ मतलब टकराता है, तो उसमें जो हमारे मतलब ये न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाते हैं। यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा सब्सटेंस होता है वो हमारा अनस्टेबल या फिर रेडियो आइसोटोप्स में यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे, वही आप लोग के लिए सही होगा। तो अब हम चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। तो इसमें हमारे 2-3 मेथड आते हैं जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं। ये रेडियो आइसोटोप्स हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आ जाता है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। अब इसमें ये होता है कि मान लीजिए जैसे हमारे बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो ये रेडियो आइसोटोप्स उनको डायग्नोस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने आप लोग को पहले एक्सरे, मतलब पिछली वीडियो में मैंने एक्सरे के बारे में बताया था, तो एक्सरे वगैरह जैसे कि जब कोई बोन वगैरह टूट जाती है तो उसको डायग्नोस करने में हमारे ये हेल्प करते हैं। एंड इस तरह में मान लीजिए यहाँ पे हम जो मतलब हार्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं थैलियम T1 201 का, जिसमें मतलब ये हमारा एक टाइप का क्लोराइड इंजेक्शन टाइप का होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इमेजिंग में, यानी कि ये हमारे पूरे हार्ट का इमेजिंग हमको बना के दे देता है। इसी तरीके से हमारा जो थायराइड होता है, इसमें आयोडीन 131 सोडियम आयोडाइड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसमें हम थायराइड की स्कैनिंग देखते हैं। यानी कि ये मेनली क्या करता है, आयोडीन की वहाँ पे थायराइड स्कैनिंग करता है, और ये हमारे ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। यानी कि जो थायराइड में जो सेल्स वगैरह होते हैं जो मतलब कि बेकार वाले होते हैं, तो उनको किल करने का भी हमारा काम करता है। फिर हमारे यहाँ पे सेकंड आ जाता है थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस। तो ये जो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब कि ये हमारी जो रेडिएशंस होती है डिस्ट्रक्टिव तरीके से इनमें फीचर्स होते हैं। जैसे कि हमारे जो मान लीजिए एबनॉर्मल सेल होते हैं, एबनॉर्मल मल्टीपल सेल्स होते हैं, जैसे कि कैंसर में एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स, ठीक है। तो उनकी फॉर्मेशन को ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उनको मारने में, यानी कि ये रेडिएशंस हमारी उनको डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करती है। जो हमारे एबनॉर्मली मल्टीपल सेल्स होते हैं मारते भी हैं, और बाकी जो फर्दरली जो मतलब कि न्यू सेल्स बनने लगते हैं, ठीक है, वही एबनॉर्मल न्यू सेल्स बनने लगते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, उनको इनहिबिट करने का भी ये काम करते हैं। बाकी जैसे कि जो रेडियोथेरेपी वगैरह होती है, जो कैंसर में हम लोग मतलब कि जो यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी उस रेडिएशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये हमारे बहुत कम इस्तेमाल इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है। मान लीजिए हमारी बॉडी में बहुत सारे कुछ अच्छे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए किसी एबनॉर्मल मल्टीपल सेल्स के साथ साथ अच्छे सेल्स भी हैं, तो उनको भी मतलब मरना पड़ जाएगा इन सेल्स के साथ में, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हमारे कम यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारे अच्छे सेल्स हैं वो हमारे इन सेल्स के साथ डैमेज ना हो। एंड मेनली जो कीमोथेरेपी वगैरह जो हमारी दवाइयाँ वगैरह हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड आ जाता है स्टेलाइजेशन। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारे जो मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे ही उनके ऊपर रेडिएशन मतलब डालते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे मेनली हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये मार देती है। जो रेडिएशन जैसे उस पर पड़ती है वो सारे मर जाते हैं, और वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो हमारे सारे स्टेलाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सेरियम 137 है, ये हमारे स्टेलाइजेशन में ही जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उसमें हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है फोर्थ यहाँ पे रिसर्च। तो यहाँ पे हमारे एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल स्टडीज़ होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स का या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो नए नए काम होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा कार्बन 16 ठीक है, ये भी हमारे से 14 तक हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये वाला और ये हमारा हाइड्रोजन 3 ये हमारे काफ़ी ज़्यादा मोस्टली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज ए रेडियो न्यूक्लियाइड्स, जो कि हमारे रिसर्च पर्पस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है रेडियो आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। बस इसमें 4 हैं, हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट टॉपिक और आ जाता है, जिसके साथ साथ हमारी जो यूनिट 5th होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है सोडियम आयोडाइड I-131। तो एक तरीके का ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये जो सोडियम आयोडाइड 131 है, इसको जैसे हम लोग अभी हमने पढ़ा था थायराइड के बारे में, मतलब कि पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बेसिकली मैलिगेंट थायराइड को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं।
अब ये मेनली जो हमारे सोडियम आयोडाइड होते हैं, ये हमारे जो थायराइड टिश्यू वगैरह होते हैं उसके थ्रू इसको ये मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो टिश्यू इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस टिश्यू को ये क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो थायराइड वाली प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे ट्रीट हो जाती है। इसके अलावा जो सोडियम आयोडाइड 131 होता है, ये 90% बीटा रेडिएशन को यहाँ पे एमिट करता है, और बाकी जो रिमेनिंग 10% होता है ये गामा रेडिएशन को एमिट करता है। अब ये कैसे करता है, चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। अब ये हमारा एंटर करता है यहाँ पे सोडियम आयोडाइड एज अ सिम्पोर्टर थायराइड में, ठीक है। उसके बाद ये हमारे वहाँ पे एक्यूमुलेट्स हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पे ये जैसे एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू आयोडीन, यानी कि आयोडीन के अंदर हमारा ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे रेडिएशन को एमिट कर देता है। जब ये रेडिएशन को एमिट करेगा तो जो बीटा वाली रेडिएशन होती है ये थायराइड टिश्यू को यहाँ पे डैमेज कर दे डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज कर देती है। ये हो जाता है इसका मैकेनिज्म। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख ले तो ये हमारा कलरलेस सोल्यूशन होता है जिसका pH हमारा बिटवीन 7 से 10 होता है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है सोडियम आयोडाइड 131 की, ये हमारी 8 से 4 दिन की होती है, और ये बेसिकली हमारे बीटा एंड गामा रेडिएशन को एमिट करते हैं। ये हो जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसके हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, मतलब थायराइड की डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, एंड सम केस ऑफ थायराइड मेलिगेंसी, यानी कि जो थायराइड मेलिगेंसी होती है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक मतलब इस वीडियो से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज हमारी रेडियो फार्मास्यूटिकल यूनिट 5 जो है वो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है आज। और इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हाफ लाइफ डीके कौन से, ये तो हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है। बाकी जो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में सारी चीज़ें हैं, कंडीशन, स्टोरेज, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।